हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल एवोल्यूशन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 12th यूनिट तक कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि आपकी जो शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट है उसमें केवल 12 यूनिट है। तो आज एक ही वीडियो में हम स्टार्टिंग टू एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हैं यूनिट फर्स्ट से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मापन की प्रकृति है। इसके ऑप्शंस हैं गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मापन की प्रकृति होती है वह मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मात्रा, गुण, मूल्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इन सभी पर मूल्यांकन में बल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। इसके ऑप्शंस हैं उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के साधन या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य तत्व माने जाते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं ब्रैडफील्ड, कैटल, स्टीवेंस या फिर थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैटल ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। इसके ऑप्शंस हैं व्यापक, संकुचित, का व खा दोनों, का व खा दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मापन चर से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, सतत चर या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा सभी। नेक्स्ट करते हैं, मापन के स्तर मुख्य रूप से होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो फ्रेंड्स, मापन के जो स्तर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मापन के आधारभूत तत्वों से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं शील गुणों की पहचान, संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना, अंक प्रदान करना या फिर मानव मूल्यों को विकसित करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मानव मूल्यों को विकसित करना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, मापन के स्तर किसने बताए हैं। इसके ऑप्शन हैं स्टीवेंस ने, ईएल पील ने, ब्रैडफील्ड ने या फिर कलिंजर ने। तो फ्रेंड्स, मापन के जो स्तर बताए हैं वह स्टीवेंस के द्वारा बताए गए थे। नेक्स्ट है, मापन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शील गुणों को मात्रांकित करती है। किसका कथन है। इसके ऑप्शंस है स्टीवेंस का, ई.ए. पील का, ब्रैडफील्ड का या फिर प्रोफेसर एस.के. दुबे का। तो फ्रेंड्स, यह कथन प्रोफेसर एस.के. दुबे का है। नेक्स्ट करते हैं, फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है या मूल्यांकन एकाकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो विशेषता नहीं है वह है मूल्यांकन एकाकी है। नेक्स्ट है, भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके ऑप्शंस हैं भवन, उपकरण, छात्र या फिर पुस्तकालय। तो फ्रेंड्स, छात्र भौतिक संसाधन नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं, कक्षागत मूल्यांकन की तकनीक है। इसके ऑप्शंस हैं अवलोकन, समाजमिति, साक्षात्कार या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन का महत्व है शैक्षिक निर्णय लेने में, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने में, व्यावसायिक निर्देशन में या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का मानसिक विकास या फिर बालक का सांवेगिक विकास। तो फ्रेंड्स, बालक का सांवेगिक विकास शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है। संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन या फिर पृष्ठपोषण मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, प्रशासनिक मूल्यांकन शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं छात्रों के ज्ञान की जांच,
उत्तम कक्षा कक्ष जांच, शैक्षिक नियोजन या फिर सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। इसके ऑप्शंस हैं उद्देश्य का निर्धारण करने में, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करने में, या फिर व्यवहार परिवर्तन में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता किसको होती है। इसके ऑप्शंस हैं केवल अध्यापकों के लिए, केवल छात्रों के लिए, अध्यापक छात्र अभिभावक तथा समाज सभी के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन की आवश्यकता अध्यापक छात्र अभिभावक तथा समाज सभी के लिए होती है। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी मूल्यांकन की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट करते हैं, फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका स्कोर यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम थर्ड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी शैक्षिक मूल्यांकन की थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समय धन श्रम की दृष्टि से मितव्ययी है। इसके ऑप्शंस हैं मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स समय धन श्रम की दृष्टि से जो मितव्ययी है वह है मापन। नेक्स्ट करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। परीक्षण का संबंध होता है, इसके ऑप्शंस हैं भौतिक गुणों से, मानसिक गुणों से, मनोवैज्ञानिक गुणों से या फिर उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट करते हैं, उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, मापन, मूल्यांकन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उद्देश्यों के अनुरूप तो मूल्यांकन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, मापन तथा मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शंस हैं, मापन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, मापन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूल्यांकन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है उसका विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह कथन किसका है, स्टीवेंस का, कलिंजर का, रैमर्स एवं गैज का या फिर ब्रैडफील्ड का। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है वह रैमर्स एवं गैज का है। नेक्स्ट करेंगे, मापन की एक विशेषता है। इसके ऑप्शंस हैं वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स मापन की एक विशेषता वस्तुनिष्ठता होगी। नेक्स्ट करेंगे, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या फिर नकारात्मकता। तो फ्रेंड्स नकारात्मक एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट करेंगे, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मात्रा, गुण, मूल्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन सभी पर मूल्यांकन में बल दिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करके समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम फोर्थ यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारी एजुकेशनल एवोल्यूशन की फोर्थ यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर में शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं बालक का संज्ञानात्मक विकास, बालक का भावात्मक विकास, बालक का क्रियात्मक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी न्यूनतम अधिगम स्तर में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं,
भाषा के संबंध में वह या वे कौन सी गतिविधि या गतिविधियां हैं जो बालक की भाषा दक्षता को अभिव्यक्त करती हैं। इसके ऑप्शंस हैं सुनना, बोलना, समझना या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह बहुत साक्ष्य आधारित होता है। इसमें बालकों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह उपर्युक्त कथनों में से सही है। तो हमें फ्रेंड्स बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो पहला कथन है यह बहुत साक्ष्य आधारित है और उसके बाद इसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 1 और 3, 1 एंड 3 ये बिल्कुल सही होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। व्यवहार परिवर्तनों को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, समाज मिति, युक्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है या फिर उपयुक्त कथनों में से सही है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स व्यवहार परिवर्तनों को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या समाज मिति, युक्तियों आदि का प्रयोग करता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल 1 ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य, दूरगामी लक्ष्य, तात्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले उद्देश्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत तात्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले उद्देश्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रणनीतियों में शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं छात्र प्रोफाइल, अवलोकन, प्रदत्त कार्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रणनीतियों में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न सोपान हैं। इसके ऑप्शंस हैं उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण क्रिया का आयोजन, बालक के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन के क्षेत्रों में शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी मूल्यांकन के क्षेत्रों में शामिल हैं। नेक्स्ट करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द अभिव्यक्त करता है। इसके ऑप्शंस हैं मूल्यांकन के प्रश्नों की विविधता को, बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास के मूल्यांकन को, किसी विषय के पूरे पाठ्यक्रम का एक साथ मूल्यांकन को या फिर सभी विषयों का एक साथ मूल्यांकन को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास के मूल्यांकन को। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सही है। इसके ऑप्शंस हैं, यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, इसे सत्र के मध्य में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ अनवरत रूप से चलता रहता है या फिर इसका आयोजन प्रत्येक सप्ताह किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इसका आयोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ अनवरत रूप से चलता रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम एजुकेशनल एवोल्यूशन की 5th यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वांगीण विकास के पक्ष हैं। इसके ऑप्शंस हैं भाव, ज्ञान, क्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी सर्वांगीण विकास के ही पक्ष हैं। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से कक्षा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में विभिन्न पक्षों के वर्गों को अनुक्रमिक रूप से नहीं लगाया गया है। उपयुक्त कथनों में से सही है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला वाला कथन है यह बिल्कुल सही है, इसलिए जो आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट, उच्च मानसिक योग्यता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं विश्लेषण, प्रत्यास्मरण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स प्रत्यास्मरण एक उच्च मानसिक योग्यता नहीं है। नेक्स्ट है, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है। इसके ऑप्शंस हैं निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मूल्यांकन के मनोचालक पक्ष को ही
कौशल पक्ष के रूप में जाना जाता है। अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि ये कथन किसका है, ब्लूम महोदय, सिम्पसन महोदय, क्रेथवाल महोदय या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये क्रेथवाल महोदय के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट करते हैं, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। इसके ऑप्शंस हैं ब्लूम महोदय, सिम्पसन महोदय, क्रेथवाल महोदय या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सिम्पसन महोदय। कौशल विकास से संबंधित उच्चतम वर्ग कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तेजना, समायोजन, नियंत्रण या फिर स्वाभाविकरण। तो फ्रेंड्स स्वाभाविकरण कौशल विकास से संबंधित उच्चतम वर्ग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ज्ञानात्मक पक्ष के वर्ग का संबंध सृजनात्मकता से है। इसके ऑप्शंस हैं बोध, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा संश्लेषण। नेक्स्ट है, एक बच्चा विभिन्न तथ्यों और विचारों के संबंध में और अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो वह ज्ञानात्मक पक्ष की किस श्रेणी में शामिल होगा। इसके ऑप्शंस हैं बोध, प्रयोग, संश्लेषण या फिर विश्लेषण। तो फ्रेंड्स वह विश्लेषण की श्रेणी में शामिल होगा। नेक्स्ट करते हैं, भावात्मक पक्ष का प्रथम क्षमता क्या है। इसके ऑप्शंस हैं अनुग्रहण, उत्तेजना, संगठन या फिर महत्व देना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अनुग्रहण। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी 5th यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम शैक्षिक मूल्यांकन की 6th यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एजुकेशनल एवोल्यूशन की 6 यूनिट्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता है। इसके ऑप्शंस हैं मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, किस प्रकार के मूल्यांकन से किसी कार्यक्रम या योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं आंकलित मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन या फिर अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, व्यक्ति के व्यवहार या बाह्य रूप से मूल्यांकन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अवलोकन, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा या फिर प्रायोगिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अवलोकन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन में समाहित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं अधिगम स्तर में सुधार, पृष्ठ पोषण, सतत मूल्यांकन या फिर अगली कक्षा में प्रोन्नति। तो फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन में जो समाहित नहीं है वह है अगली कक्षा में प्रोन्नति। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, मूल्यांकन से समाहित है रचनात्मक मूल्यांकन, आंकलित मूल्यांकन, का वखा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन और आंकलित मूल्यांकन दोनों ही समाहित हैं, इसलिए दोनों सही हैं। नेक्स्ट करेंगे, प्रयोगात्मक परीक्षण का स्वरूप होता है। इसके ऑप्शंस हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों या फिर क्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्रियात्मक। नेक्स्ट करते हैं, अवलोकन में देखा जाता है व्यक्ति का वजन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार या फिर व्यक्ति की अभिवृत्ति। तो फ्रेंड्स अवलोकन के तहत व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। इसके ऑप्शंस है नैदानिक, चयन, शोध या फिर आंकलित। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आंकलित। नेक्स्ट कर देंगे, लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, बहुविकल्पी या फिर प्रयोगात्मक। तो फ्रेंड्स प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन होता है। इसके ऑप्शंस हैं स्मृति, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु की समझ या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी 6th यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम 7th यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे एजुकेशनल एवोल्यूशन की 7th यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बार बार परीक्षण लेने पर एक छात्र के लगभग समान अंक प्राप्त हों तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो फ्रेंड्स यह विशेषता विश्वसनीयता कहलाती है। नेक्स्ट करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं
वस्तुनिष्ठता, वैधता, आसान मूल्यांकन या फिर सरल निर्माण। तो फ्रेंड्स आसान मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है। किसके द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं खेलकूद, भ्रमण, मूल्यांकन या फिर वाद विवाद। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं उत्तम परीक्षण की व्यावहारिक विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? इसके ऑप्शंस हैं उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, प्रतिनिधित्वता या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रीमैन, क्रोनबैक, अनास्तेसी या फिर ईबिल। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह क्रोनबैक का है। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं वैधता, विश्वसनीयता, मितव्ययता या फिर विभेदिकता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मितव्ययता। नेक्स्ट करते हैं विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का मापन कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता या फिर मानक। तो फ्रेंड्स वैधता विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का मापन कहलाता है। नेक्स्ट है एक उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं आर्थिक व सामाजिक, व्यावहारिक व तकनीकी, व्यावहारिक व सामाजिक या फिर तकनीकी व आर्थिक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यावहारिक व तकनीकी। नेक्स्ट करते हैं एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है व्यापकता, कठिन, अविश्वसनीय या फिर उद्देश्यहीन। तो फ्रेंड्स व्यापकता एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है। मूल्यांकन का शिक्षण अधिगम से संबंध है। इसके ऑप्शंस है निकटतम, घनिष्ठ, दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का शिक्षण अधिगम से संबंध निकटतम तथा घनिष्ठ दोनों है, इसलिए दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी 7th यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम 8th यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एजुकेशनल एवोल्यूशन की 8th यूनिट को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्नों का बढ़ता वस्तुनिष्ठता क्रम है। तो फ्रेंड्स इसके जो सही ऑप्शन होंगे वह होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं पक्ष अथवा उद्देश्य के आधार पर प्रश्न का उच्चतम स्तर क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कौशल, ज्ञान, बोध या फिर अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कौशल। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं सरल एवं त्वरित मूल्यांकन, अधिक वैधता व विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यक्तिनिष्ठता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यक्तिनिष्ठता। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं सृजनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल या फिर अभिव्यक्ति क्षमता। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठता निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट करेंगे प्रामाणिक प्रश्न पत्र या फिर परीक्षण की कौन सी विशेषता है? इसके ऑप्शंस हैं अध्यापक द्वारा निर्मित, अधिक वैधता व विश्वसनीयता, कम समय व व्यय में निर्माण या फिर तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अधिक वैधता व विश्वसनीयता। नेक्स्ट करते हैं पद विश्लेषण तकनीक का प्रयोग प्रश्न पत्र निर्माण के किस चरण में किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है तृतीय। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण तालिका ब्लूप्रिंट इंगित करती है। इसके ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकरणों के भार, शिक्षण उद्देश्यों के भार, उपरोक्त दोनों या फिर अंकन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे पद विश्लेषण की 2 तकनीकी विशेषताएं हैं। इसके ऑप्शंस हैं कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता, विश्वसनीयता व वैधता, कठिनाई स्तर व विश्वसनीयता या फिर विभेदन क्षमता व वैधता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कठिनाई स्तर व विश्वसनीयता। नेक्स्ट करते हैं कौशलात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं विश्लेषण, संश्लेषण, पहचान या फिर मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पहचान। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सूचनाओं की व्याख्या करने वाले प्रश्न इस पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर कौशल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बोध। तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपका 8th यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम एजुकेशनल एवोल्यूशन की 9th यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से एजुकेशनल एवोल्यूशन की 9th यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन में समाहित होता है। इसके ऑप्शंस हैं दैनिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी सतत मूल्यांकन में समाहित होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, संचयी अभिलेख का प्रारूप दर्शाता है। इसके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक पक्ष, सह संज्ञानात्मक पक्ष, केवल का और खा दोनों। तो फ्रेंड्स, का और खा दोनों ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है। इसके ऑप्शंस हैं निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, सतत मूल्यांकन में समाहित है। इसके ऑप्शंस हैं दैनिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है दंड देना, अपमानित करना, प्रशंसा करना या फिर कमियां निकालना। तो फ्रेंड्स, धनात्मक पुनर्वलन का जो उदाहरण है वह सभी प्रशंसा करना होगा, बाकी ये सब नकारात्मक पुनर्वलन के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट करेंगे, संज्ञान सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसके ऑप्शंस हैं खेलकूद, हस्तकला, समाज सेवा या फिर सामाजिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान संज्ञान सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट करते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है ज्ञान, बोध, प्रयोग या फिर मूल्य। तो फ्रेंड्स, मूल्य संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न कथनों में संचयी अभिलेख की विशेषता है। इसके ऑप्शंस हैं छात्र की व्यक्तिगत प्रगति एवं उपलब्धियों का इतिहास होता है, छात्र संबंधी संपूर्ण सूचनाओं का सारांश होता है, छात्र के विकास एवं प्रगति की दिशा का बोध होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया। इसके ऑप्शन है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर नरेंद्र देव आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मुदालियर आयोग। नेक्स्ट करते हैं, मूल्यांकन के अभिलेखीकरण संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं छात्र से, शिक्षक से, विद्यालय प्रबंधन से या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी 9th यूनिट भी फिनिश होती है। अब हम 10th यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी एजुकेशनल एवेल्यूएशन की 10th यूनिट स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक, भावनात्मक स्तर, व्यक्तिगत स्तर या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी प्रविधि या तकनीक है। इसके ऑप्शंस हैं अलग अलग निर्देश देना, एक साथ निर्देश देना, सहकर्मी शिक्षण या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सहकर्मी शिक्षण। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पूर्व कौन सी तैयारी करनी चाहिए। इसके ऑप्शन है मुश्किल संकल्पना और कौशलों का पता लगाना, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, शिक्षण तकनीकी और गतिविधियों को चुनना या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं सत्र के आरंभ में, सत्र के मध्य में, सत्र के अंत में या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग सत्र के मध्य में किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। इसके ऑप्शंस हैं अच्छे शिक्षण हेतु, निर्देशन हेतु, परामर्श हेतु या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षिक निदान का सही क्रम है। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 4 क्रम दिए गए हैं जिनको हमें सेट करना है। तो इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्तर का चयन, छात्रों का चयन और फिर कठिनाई स्तर का विशेषण। तो फ्रेंड्स, इसको जो आपको सेट करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं छात्रों का चयन, उसके बाद करते हैं विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, उसके बाद हम करते हैं विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्तर का चयन और उसके बाद
कठिनाई स्तर का विश्लेषण, यानी कि आपका जो टर्म बैठेगा वो होगा 3, 1, 2 और 4। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के लिए सत्य है। इसके ऑप्शंस हैं, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाना, समय व शक्ति की बचत, विद्यार्थियों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं एवं कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो सही आंसर होगा वह होगा विद्यार्थियों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं एवं कठिनाइयों की जानकारी को प्राप्त करना। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, निदानात्मक परीक्षण के आधार पर किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं, ट्यूटोरियल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, दल शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो सही आंसर होगा वह होगा उपचारात्मक शिक्षण। अब नेक्स्ट करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से या फिर बच्चों के अंग्रेजी विषय में शिक्षण से। तो फ्रेंड्स उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। नेक्स्ट करते हैं, जिन परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर अभिरुचि परीक्षण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के परीक्षण को हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से एजुकेशनल एवोल्यूशन की 11th यूनिट को स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ज्ञान को विस्तृत क्षेत्र में प्रकाशित करना, ज्ञान की खोज प्रयोगशाला में करना, कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं को हल कर निकालना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं का हल निकालना। नेक्स्ट करते हैं, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं, शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं के सुधार हेतु या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षिक क्रियाकलापों से संबंधित तात्कालिक समस्याओं का हल किसमें खोजा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध, क्रियात्मक शोध या फिर मौलिक शोध। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है क्रियात्मक शोध। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का शोध से संबंध होता है। इसके ऑप्शंस हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पूर्ण या फिर अपूर्ण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट करते हैं, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होते हैं, अवलोकन, प्रश्नावली या साक्षात्कार या तीनों। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त तीनों। इसके बाद नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। इसके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थी तक, शिक्षक तक, समाज तक या फिर विद्यालय तक। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यालय तक। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यावहारिक या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है व्यावहारिक। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ। इसके ऑप्शंस हैं, 1948 में, 1953 में, 1945 में या फिर 1955 में। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान 1953 में शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, मूलभूत शोध किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, कक्षा कक्ष में, विद्यालय में, दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूलभूत शोध जो होते हैं वो इनमें से कहीं पर भी नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है। इसके ऑप्शंस हैं, लचीली, कठोर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध की जो रूपरेखा होती है वह लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने 10 को कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखें। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी 11th यूनिट भी फिनिश होती है। अब इसके बाद अब हम आपकी लास्ट यूनिट यानी 12th यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल एवोल्यूशन की लास्ट यूनिट यानी कि 12th यूनिट है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों के लिए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों के लिए, लैब एरिया की गतिविधियों के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट करते हैं,
प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि का सभी वर्ग के छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में गहन तथा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस है प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी, खेल विधि या फिर कहानी विधि। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केस स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है? भ्रमण विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो फ्रेंड्स जो खेल विधि होती है वह बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट करते हैं, प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया है? इसके ऑप्शन है W.H. किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी में, प्रोफेसर स्टीवेंस ने, थॉमस एंड लैंग ने। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि का जो आविष्कार किया था वह W.H. किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, केस स्टडी में अध्ययन किया जाता है किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का, किसी एक संस्था का या फिर उपरोक्त तीनों का। तो फ्रेंड्स केस स्टडी में तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ चिल्ड्रन फेल किसकी पुस्तक है? जॉन होल्ट की, ट्राइटन की, टीपी राव की या फिर रूपर्ट मैड्रॉक की। तो फ्रेंड्स हाउ चिल्ड्रन फेल पुस्तक है जॉन होल्ट की। नेक्स्ट है, किस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इसके ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक लीपले ने, ट्राइटन ने, टीपी राव में या फिर रूपर्ट मैड्रॉक ने। तो फ्रेंड्स केस स्टडी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह फ्रेडरिक लीपले ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया? इसके किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा किया गया विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर पारिक वी, टीपी राव, ट्राइटन या फिर रूपर्ट मैड्रॉक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टीपी राव। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नवाचार शब्द मुख्यतः बना है नवधन आचार, नवधन आचार, ना धन आचार या फिर न धन आचार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नवधन आचार। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे और हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपकी जो 12th यूनिट है वो भी फिनिश होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने शैक्षिक मूल्यांकन को कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जल्दी से इसको कंप्लीट करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स DLED से रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।